अब न्यू टॉपिक आता है इसमें, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज या बेसिक प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल या बेसिक, तभी इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी यहाँ पे सारी फंडामेंटल चीज़ें बताई जाएंगी आपको। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज या बेसिक प्रॉपर्टीज। तो व्हाट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज? तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी? जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट होती है ईच अदर से, इंडिपेंडेंट विद ईच अदर। किस रिस्पेक्ट में? फॉर मेजरमेंट। अगर आप मेजरमेंट करोगे तो वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। मेजरमेंट जैसे टाइम है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम चलता चला जाएगा। आपने पहले कितना पढ़ा है, आप कितना पढ़ रहे हो, लेकिन टाइम रुकता नहीं है। टाइम जिस स्पीड से चलना है वो चलता चला जाएगा, यानी टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो ऐसे ही ये माना जाता है कि अगर आप मेजरमेंट करोगे तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। यानी कि दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, विच डज नॉट डिपेंड्स, विच डज नॉट डिपेंड या इंडिपेंडेंट, एक ही बात है। किसी जगह पे ये वैल्यू लिखी होगी ये डिफाइन, किसी जगह पे ये डिफाइन लिखी होगी, मीनिंग सेम होता है, लैंग्वेज अलग हो जाती है। ऑन अदर क्वांटिटी, ठीक है। तो फॉर मेजरमेंट जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे, फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है मेजरमेंट के लिए, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर या विच ईच अदर फॉर मेजरमेंट, या फिर द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर मेजरमेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो ये समझ में आया आपको? फिजिक्स में भी है ये और केमिस्ट्री में भी है ये। यस कई चीजें इसमें फिजिक्स में भी मिलेंगी आपको, इसमें से ये भी है। तो हमारे पास हैं 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। अब देखो कौन कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है और उसकी यूनिट भी बता देता हूँ आपको। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, इसका सिंबल क्या है, इसकी यूनिट क्या है और उसका सिंबल क्या है। सबसे पहला है मास। देखो जो मास होता है उसको हम दिखाते हैं यहाँ पे m से। जब आपने डायमेंशन निकाला होगा फिजिक्स में तो वहाँ पे भी हम m से दिखाते हैं मास को, और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, और किलोग्राम को हम दिखाएंगे केजी से। किलोग्राम मीन्स केजी। सेकंड आता है इसमें लेंथ। लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? L से। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, और मीटर को हम दिखाएंगे किससे? m से। तीसरा आता है इसमें टाइम। टाइम को जनरली हम दिखाते हैं स्मॉल t से, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, और सेकंड को दिखाते हैं हम s से। इसके बाद फोर्थ आता है इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी कहते हैं इसे, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या टेम्परेचर, कैपिटल टी से दिखाएंगे इसे। इसकी यूनिट अभी बताई थी आपको, केल्विन केल्विन लेते हैं हम हमेशा, और इसे के से दिखाएंगे, केल्विन। के से डिपेंड इसके बाद फिफ्थ वन आता है करंट। करंट को किससे दिखाते हैं? आई आई से, और इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर और एम्पियर को किससे दिखाएंगे? स्मॉल ए से। बिग ए हाँ। से इसके बाद नेक्स्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये याद रखना है बस। इसको दिखाते हैं एल वी से। वी फॉर ये है ल्यूमिनस
इंटेंसिटी को, और इसकी यूनिट होती है कैंडिला। कैंडिला को दिखाएंगे सीडी से। और लास्ट इसमें आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को दिखाते हैं एन से। इसकी यूनिट होती है मोल, यानी केमिस्ट्री में मोल को प्रिफर करते हैं, और इसकी यूनिट होती है MOL। तो ये 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है, जो दोनों जगह काम आएगी आपके पास, फिजिक्स में भी है ये और केमिस्ट्री में भी है। तो फिजिक्स में आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया? यस सर। हाँ, तो उसमें दिखा होगा आपको सब कुछ है, यूनिट एंड डायमेंशंस वगैरह में, तो उसमें ये मिल गया होगा। तो यहाँ तक क्लियर है? ये याद करना तो ये आपको। 6th वाला पॉइंट एक बार बता दीजिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? जैसे आपने बैटरी वगैरह देखी है, ल्यूमिनस की आती है। यस सर। हाँ, तो उसी के नाम से रखा गया है। मतलब ये क्या होता है इस हिसाब से, इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, ये टॉपिक है आपके पास, ठीक है। अभी केवल ये सोचो आप कि ये जो पॉइंट है, और ये इसका यहाँ पे आपके उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, यानी इसके क्वेश्चन आते नहीं है आपके पास, फिर भी मैं आपको इसको डिटेल से बता दूंगा आगे, ठीक। बाकी क्लियर है सब? यस सर। तो मास, लेंथ, टाइम इसको कहते हैं, और जो इसकी यूनिट होती है उसे कहते हैं बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है? जो यूनिट होती है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की। जैसे मैंने कहा फंडामेंटल यूनिट, तो फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगी? फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? जो यूनिट होती है किसकी? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की जो भी यूनिट होगी उसी को हम फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट कह देते हैं, बेसिक यूनिट, ठीक है। अब आता है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? जो हम दूसरे की हेल्प से निकालते हैं। जैसे हमने दूसरे कहा के से फंडामेंटल, निकलता है, फंडामेंटल किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, और डिराइव क्या होगा? बट ये डिराइव करता है, हाँ, जो डिपेंड करता है किसी पे, दूसरे के यूनिट पे दूसरे डिपेंड, के फॉर्मूले से निकाला गया हो। हाँ, जो दूसरे के फॉर्मूले से निकाला गया, ठीक है। द यूनिट उस क्या करेंगे? विच इज एक्सप्रेस्ड, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं, विच इज विद एनी एक्सप्रेस, अदर फॉर्मूला। हाँ, विद द हेल्प ऑफ बेसिक यूनिट, जो जिसे एक्सप्रेस करेंगे हम किसके? बेसिक यूनिट के हेल्प से। जो बेसिक यूनिट है या फंडामेंटल यूनिट है, इसके हेल्प से हम जिस यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं, डिराइव करते हैं, शो करते हैं, उस यूनिट को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। अब इसमें आपके पास फिजिक्स में तो बहुत सारा है, केमिस्ट्री में हम लोग कम ही बताते हैं इसमें। जैसे एरिया है, एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ क्या है? फंडामेंटल है, और इसकी यूनिट भी मीटर है, इसकी यूनिट भी मीटर है, तो हम दिखाते हैं मीटर स्क्वायर से, जबकि फिजिक्स में आप लोग अलग दिखाते हो। ऐसे यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ की भी यूनिट मीटर है, ब्रेथ की भी यूनिट मीटर है, और हाइट की भी और यूनिट क्या हाइट है? की यूनिट भी मीटर है, तो क्या हो जाएगा? एम क्यू। हाँ, m क्यूब हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम की अपनी कोई यूनिट नहीं है, ये किसकी हेल्प से एक्सप्रेस कर रहे हैं हम? बेसिक यूनिट की बेसिक यूनिट्स हेल्प की। से, हाँ, यानी ये इस पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। जैसे डेंसिटी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अभी हमने निकाला केजी में, और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो बन जाएगा किलोग्राम मीटर -3, ठीक है। तो ये डेंसिटी, तो ये क्या है? बेसिक यूनिट है। ये क्या है? बेसिक यूनिट है, लेकिन इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं है, ये बेसिक यूनिट पे डिपेंड कर रहा है, यानी बेसिक यूनिट की हेल्प से हम इसकी यूनिट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। जैसे फोर्थ आ गया आपका प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया।
हाँ, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की मीटर स्क्वायर। मीटर तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर स्क्वायर हो गया। न्यूटन को हम और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। न्यूटन को क्या कह सकते हैं हम? बताओ। न्यूटन वेट का यूनिट केजी क्या होता है? हाँ, केजी। केजी पर मीटर स्क्वायर नहीं, केजी। देखो। पर हाँ, पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज और मिसिंग कर रहे हो आप। देखो, मैंने आपको क्या बताया था? W इज इक्वल टू एम जी, या फिर फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो m तो आपने बता दिया। a की यूनिट क्या होती है? a की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड सेकंड स्क्वायर। सेकेंड तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और अपॉन मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर पर ऊपर जाएगा तो ये +1 है, और ये -2 जाएगा तो क्या होगा? एक कम हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो केजी मीटर इनवर्स और सेकंड -2। इस तरीके से आप प्रेशर की यूनिट को एक्सप्रेस कर सकते हो। आया समझ में ये? यस तो ये जो टर्म्स है आपके, अगर हम इसको किसकी हेल्प से बताते हैं? बेसिक यूनिट की हेल्प से बता रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। बहुत सारे हैं फिजिक्स में, बहुत सारे हैं, उस चीज से आप देख लेना, उससे सब आ जाएगा आपको। एक लास्ट बता रहा हूं मैं। F इज इक्वल टू एम ए। एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? देखो, ए इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, अरे और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी की वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे? एक्सेलरेशन में। एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन मीटर पर टाइम सेकेंड अपॉन स्क्वायर। सेकेंड। हाँ, ये ऊपर चले जाएगा तो ये -1 है, -1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और उसके बाद फिर इसको यहाँ पे रखोगे तो m को केजी में लिखते हैं, और a की वैल्यू ये लिखी हुई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आप बेसिक यूनिट की हेल्प से क्या करेंगे? जिसकी यूनिट आप निकालते हो, एक्सप्रेस करते हो, उसे कहते हैं फंडामेंटल, सॉरी, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो समझ में आ गया ये? यस हाँ, इसके आगे बढ़ जाते हैं हम। ये चैप्टर काफी फिजिक्स से मैच करता है, ध्यान रखना। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जनरली क्या होता है, इसमें दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती है जब भी आप पढ़ोगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टी, बता सकते हो इसे? सर, जो उनके फिजिकल बेस जो हाँ, जैसे आउटर में फिजिकल बेस पे होती है ना, ऑब्जर्व्ड हो, बाहर की तरफ आप से ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व हो। कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी। विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी। जैसे किसी की लेंथ निकालनी है तो आप सीधा निकालोगे ना, इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो सकती है ना? किसी का वेट निकालेंगे हम, या बॉइलिंग पॉइंट, कुछ भी निकालेंगे, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम निकालते हैं उसको विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी चेंज हो गई तो फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं आएगी। ठीक है, जैसे लेंथ हो गया आपका, मास हो गया। ठीक। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। केमिकल में क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन बता सकते हो किसे कहेंगे? जिसमें आइडेंटिटी चेंज हो जाए किसी भी चेंज हो मैटर जाए। की। हाँ, जैसे ही आप केमिकल रिएक्शन करोगे तो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी उसकी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो वहां पे जो प्रॉपर्टीज होती है उसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जहाँ पे आइडेंटिटी या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। जब आप उसका मेजरमेंट करोगे, इसमें जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो विदाउट चेंजिंग इट्स आइडेंटिटी, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है,
बॉइलिंग पॉइंट है जो, अगर आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट करोगे तो ये फिक्स होता है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप किसी भी चीज का लेंथ करोगे, मास करोगे, तो ये सारी किस में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। ठीक, तो ये दोनों समझ में आ गया आपको प्रॉपर्टीज में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यस सर। अब देखो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको अगर हम मेजर करते हैं, किसी भी चीज को, जैसे किसी की लेंथ को मेजर करना है, वेट को मेजर करना है, डेंसिटी मेजर करना है, तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर करते हैं तो जनरली हम इसको दो पार्ट्स में मेजर करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। बता सकते हो कौन कौन सी चीज है? जैसे मैंने कहा कि आपकी हाइट कितनी है या आपका वेट कितना है, तो आपने कह दिया 80 केजी, तो ये जनरली किस में हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया होगा। बताओ, इसको देख के आप बता सकते हो कौन कौन से दो पार्ट हैं इसके। देखो इसके दो पार्ट कौन से हो गए। पहला पार्ट हो गया इसमें न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे आप, 1 2 3, जैसे 5 फीट, 10 फीट, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसकी। और दूसरी क्या होगी उसकी, यूनिट। जैसे मैंने कहा कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपने कहा 500 किलोमीटर, तो दो पार्ट हो गए, किलोमीटर एक यूनिट हो न्यूमेरिकल गई। और एक यूनिट। क्लियर यूनिट है? हो गई। यस सर। किसी भी चीज को अगर आप मेजर करते हो, देखो मेजर करोगे तो उसको कितने पार्ट में करोगे आप, टू पार्ट में। फर्स्ट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ ना कुछ लिखोगे आगे, 1 2 3 0.5 0.3 0.1, कुछ ना कुछ तो लिखोगे न्यूमेरिकल वैल्यू आगे। और उसके पीछे क्या होगा, उसकी यूनिट लिखना जरूरी है, क्योंकि डिस्टेंस चलोगे तो क्या होगा, किलोमीटर में आ जाएगा। अगर वेट करोगे तो उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी। अगर आप मास निकालोगे तो उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर निकालोगे तो उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी। यानी यूनिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में यूनिट नहीं लिखते हो तो आपको उसके आधे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स रूल। ठीक है, अगर आपने कहा इस वेट कितना आया, आपका आंसर आ गया 80 और आपने 80 लिख दिया केवल, तो आपका आधा मार्क्स, आपने सब कुछ सही लिखा है लेकिन ये हाफ मार्क्स क्या होगा, इससे रिड्यूस हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिट से ही उसकी आइडेंटिटी है, उसको उसका पता चलता है। जैसे मैंने कहा 50 सेकेंड, तो आप समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइम की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा 50 मीटर, तो आप समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा 50 केजी, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मास की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने कहा 50 मोल, तो आप समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये यूनिट है जो ये आपको हर एक चीज की इंफॉर्मेशन देगा। जैसे मैंने कहा 5 ग्राम पर ml, ये किसकी बात हो रही है, तो आप समझ जाओगे डेंसिटी की बात हो रही है। यानी इस यूनिट की हेल्प से आप ये समझ जाओगे कि मैं किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। इसीलिए यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेजरमेंट। इज इट क्लियर? अब मैंने 50 लिखा है तो फिर यस सर। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा था। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। अब देखो यहाँ पे आता है मेन सिस्टम। मैंने कहा ना यहाँ पे सारी बेसिक चीजें बताई जाती है, तो आपने छोटी सी मिस्टेक करी तो वो आपको आगे भारी पड़ सकती है। अब इसमें देखो सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, 1 2 एंड 3। इसमें पहला सिस्टम होता है MKS सिस्टम, दूसरा CGS सिस्टम और तीसरा FPS सिस्टम। तो MKS का मतलब होता है मीटर, यानी मीटर, लेंथ। किलो, हाँ, और K फॉर केजी, केजी और S फॉर सेकंड। सेकंड। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अगर आप लेंथ को मीटर में लेते हो तो वेट को, मास को केजी में लेना पड़ेगा और टाइम को सेकंड में लेना पड़ेगा। सेकंड में। ठीक है, और सीजीएस मींस,
सेंटीमीटर, CGS सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड्स। सेकेंड। और FPS मीन्स फुट, पाउंड एंड पाउंड एंड सेकेंड। सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कम यूज होता है, इसका यूज नहीं है हमारे पास ज़्यादा। ये दोनों का ही बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने लेंथ को मीटर में लिया है तो मास को केजी में ही लेना पड़ेगा, फिर ग्राम में नहीं लोगे आप। और टाइम सेकंड में ही होना चाहिए इन जनरल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो ये MKS सिस्टम होता है इसी को हम कहते हैं SI सिस्टम। SI उल्टा लिखा जाता है, होता ये इंटरनेशनल सिस्टम। IS होना चाहिए था, लेकिन इसको अपोजिट कर दिया जाता है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो जब भी आप जनरली क्वेश्चन आंसर को करोगे तो हम MKS सिस्टम को फॉलो करते हैं। क्यों करेंगे इसे फॉलो? क्योंकि यही SI सिस्टम होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। यानी कि ब्रॉड वे में देखें तो जनरली यही जो सिस्टम है उस वो यूज होगा। तो जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो ये ट्राई करो कि वो जो जितने भी इसमें वैल्यूज होंगे वो MKS को फॉलो करेंगे या SI को फॉलो करेंगे। अगर उसमें कोई स्पेशल कंडीशन ना दिया हो कि यूनिट इसमें होनी चाहिए तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी होता है उसे MKS सिस्टम में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये देखो अभी बताया जाता है, इसके बाद आपको किसी भी चैप्टर में नहीं बताया जाएगा, जबकि न्यूमेरिकल तो बहुत सारे चैप्टर में होंगे। तो जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम MKS सिस्टम को फॉलो करें या SI सिस्टम को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो समझ में आई आपको? यस सर। हाँ, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी यहाँ पे हम बहुत छोटी छोटी चीजें बताते हैं जिससे आप क्या है गलती ना करो। अगर आपने लेंथ को मीटर में ले लिया, लेंथ तो आपने किस में ले ली? मीटर में। और मास को ले लिया किस में? ग्राम ग्राम में। और टाइम में। को ले लिया आवर्स में। तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, यानी ये इनकरेक्ट हो जाएगा। SI सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं करे। ठीक, तो इस चीजों को हमने ध्यान रखना जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो याद रहेंगी चीजें। यस सर। हाँ, अब आता है इसमें एटम्स। एटम किसे कहते हैं? वैसे आपने पहले भी पढ़ा था, एटम किसे बोलेंगे? व्हाट इज एटम, बता सकते हो? एटम की यहाँ पे देखो डिफाइन क्या होती है कि सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है ये, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे मिलके वो बना होता है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या यूनिट। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। लेकिन किस केस में स्मॉलेस्ट होगा? जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये किस में पार्टिसिपेट करता है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये अलग नहीं रह सकता। अगर मैंने कहा हाइड्रोजन है तो इसका हाइड्रोजन का ये एटम है, ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा। लेकिन जैसे आप रिएक्शन करोगे, जैसे मैंने किया H2 + O2, तो ये टूट जाएगा। पहले ये मॉलिक्यूल है आपके पास, ये पहले टूटेगा एटम में, ये भी टूटेगा दूसरा भी एटम में। अब ये आपस में कंबाइन करेंगे, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो मॉलिक्यूल नहीं करेगा, वो एटम करता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल होगा पहले वो एटम में टूटेगा छोटे छोटे पार्ट में, अब ये आपस में कंबाइंड होंगे और उसके बाद क्या करेंगे? कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो एटम की डिफाइन क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है। सर जैसे अगर आप हमारे एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल बेस में होते हैं ये सारे, ये हाँ, एटम बेस सब में होते हैं, सब मॉलिक्यूल में होंगे। और जब इन्हें रिएक्शन करना होता है तो वो एटम बेस में आ जाते हैं। हाँ, तब एटम में आ जाएगा। कोई भी कंपाउंड होगा
अगर आपने NaCl लिया है और इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया, पहले ये किस में टूटेगा, आयंस में टूटेगा, यानी एटम्स या आयंस में, तो जो छोटे पार्ट है उसमें टूटेगा। उसके बाद ये आपस में रिएक्शन करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल तो टूट नहीं सकता ना। आप कुछ चीज बना रहे हो, आप सपोज करो वाटर लिया आपने और वाटर में चीनी मिला रहे हो आप, वाटर प्लस शुगर, तो क्या होगा, शुगर क्या करता है, ये पहले छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा, होता है स्मॉल पोर्शन में टूटेगा। आपने इतना बड़ा शुगर डाला है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा थोड़ी होगा, ये क्या होगा, टूटेगा ना छोटे छोटे पार्ट्स में, तभी तो डिजोल्व हो जाएगा ये। आए समझ में। कोई भी यस चीज होती है जो, वो पहले क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, यानी उसमें ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं पहले, नहीं तो फिर बनेगी कैसी चीज। आप अगर यहाँ पे कोई बिल्डिंग खड़ी करनी चाह रहे हो और पहले से यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हैं और आप न्यू बिल्डिंग बनाओगे, तो क्या करोगे आप, पहले जो ओल्ड बिल्डिंग्स होंगे या ओल्ड बॉन्ड्स होंगे पहले उसे तोड़ोगे, उसके बाद क्या होगा, उसमें न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, तभी तो नई चीज बनेगी। जब आप पुरानी चीजों को तोड़ दोगे, वहां से हटा दोगे, तभी तो नई चीज बन सकती है ना। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हर हमेशा नई चीज बनती है, तो नई चीज कब बनेगी, जब नए बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे और पुराने बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। आया समझ में ये। तो जो यस सर। सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन इंडिविजुअल नहीं रह सकता। अगर मैंने कहा ये H इंडिविजुअल आप रखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन में ही बनता है केवल, अलग से नहीं रह सकता ये। तो इसे कहते हैं एटम। एटम, हालांकि जो ये वर्ड था ये डाल्टन्स ने दिया था, लेकिन उसका एम क्या था, देखो उसने एटम क्यों रखा था इसका नाम, उसने कहा कि ये क्या होता है, इनडिविजिबल है। ए मीन्स होता है अन और टम मीन्स होता है डिविजिबल, यानी जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन बाद में पता चला कि इसके 3 सब फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन फिर भी इसका नाम चेंज नहीं किया, इसको एटम ही रहने दिया। लेकिन एटम का मतलब क्या है, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, अनडिविजिबल, यानी इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, अनकटेबल, जिसको हम काट नहीं सकते आगे, उसे कहते हैं एटम। तो जो नाम रखा था वो इस पर्पज से रखा था, लेकिन बाद में देखा गया कि ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल में डिवाइड हो सकता है। तो एटम की डिफाइन समझ में आई। स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी सब्सटेंस का, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो क्या कर सकता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा बट कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्लियर हुआ ये, बताओ तरुण। यस सर। तो आज इतना करते हैं हम लोग, इसको पढ़ो आप और कल इसके आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है।